यहाँ पर अभी आपको पढ़ाए थे तेसाम दौवन्यो न सवर्णौ, यानी जो अपन ने 24 स्वर थे, 14 स्वर थे, उन 14 स्वर में यहाँ बताया था कि जो दो दो हैं उनकी सवर्ण संज्ञा है। जैसे पहले बताया था आ और आ, इनकी क्या है, सवर्ण संज्ञा है। ऐसे ई और बड़ी इनकी क्या है, सवर्ण संज्ञा है। ऐसे ऊ और बड़ा ऊ, इसकी सवर्ण संज्ञा है। ऐसी रिरी और रिरी, और एक और आता है लिरी और लिरी, इनका उच्चारण कम होता है। ये परस्पर में सवर्ण संज्ञा है। ठीक है, अब आगे इसमें एक ही बात और बताते हैं, शब्दों का उच्चारण स्थान। शब्दों के उच्चारण स्थान से जीव जो है समझ में आ जाता है जीव को कि हम उसको किस ध्वनि से निकालें। कई लोग होते हैं जो इस ध्वनि को पहचान नहीं पाते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कोई नाक से बोलता है कोई शब्द को, कोई कहीं से बोलता है, तो इनके उच्चारण स्थान है और वो वहीं से बोले जाते हैं और उनके बिना कोई उच्चारण भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आचार्य महाराजों ने यहाँ पर कुछ एक सूत्र बनाए हैं। जैसे पहला है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यहाँ पर बोलते हैं अकुह, आ कु का अर्थ होता है का वर्ग, क्या है, का वर्ग, और फिर दिया है हा, और फिर दिया है विसर्ग, यानी आ का वर्ग के का, खा, गा, घा, गा ये आ जाएंगे, हा भी आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा। इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ यानी ये अपना कंठ, ये स्थान है कंठ का। तो आचार्य महाराज यहाँ पे लिखते हैं अकुह विसर्जनीयाम कंठा। विसर्जनी और विसर्ग एकार्थवादी है। चाहे विसर्जनी बोलो और चाहे विसर्ग बोलो, एकार्थवादी हैं। विसर्ग का कंठ तभी होता है जब आकारांत अर्थात आ से परे होता है, आ के बाद होता है, परे नहीं होता है, बाद में। अन्यथा इकार आदि के साथ इकार का जो स्थान है वह होगा। इतना इसमें समझ लेना। इसमें विसर्ग में कई लोग गलती कर देते हैं, अगर आ के साथ आएगा तो इसका कंठ स्थान होगा, अगर ई के साथ आएगा तो जो ई का स्थान होगा वो होगा, यानी ई का अर्थ होता है, जैसे ये लिख दिया अपन ने मुनि, मुनि, तो ये कहलाएगा इकारांत। आकारांत कौन कहलाएगा, आ यानी राम, राम, राम के साथ लिखा तो ये आएगा पुरुष, पुरुष, ये सब आकारांत वाले कहलाएंगे, ये इकारांत वाले कहलाएंगे। तो इनका स्थान उससे चेंज हो जाता है। इससे समझ में आ गया जो हमने आपको बताया था कि जहां जिसका उच्चारण आ का अर्थ, एक और ध्यान रखना, आ को दीर्घ आ भी शामिल कर लेना इसमें, आ प्लस बड़ा आ भी। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। दूसरे नंबर का सूत्र है जो इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। यहाँ पर बता रहे हैं ई, च और यकार और सकार, ये यहाँ पर तालु के स्थान होते हैं। यानी जो दांतों के पीछे का जो स्थान होता है और कठिन छत सी बनी रहती है, उसको बोलते हैं तालु। ये आपके अंदर एक चित्र बताएंगे तो वो बन जाएगा तालु। यानी ई वर्ण, ई है ये स्वर, चा पूरा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, इस ये जो है ना ये वर्ण प्लस अब या, और ये यहाँ पे ये सकार, ये तालु है, ये तालब्ध सा है, इसलिए इसलिए को तालब्ध सा बोलते हैं। 3 सा होते हैं, 3 सा के 3 एक से नहीं बोले जाते। जैसे अपन चा बोलते हैं, देखना
चा छा जा झा या। देखो बोलो च च झ झ झ या 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 या। या। ऐसी बोलो से सा। सा। उसको चेंज मत करना। सा। सा। जैसे इचु ऐसा नाम बोला ना, चा चा छा जा झा 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 चा छा जा झा या। ऐसी जीव वही रहेगी और बोल देना सा। उसको बोले तालब्य सा। यहाँ चा चा यानी ये इस टाइप की जीव रहती है, ऊपर लगेगी छत पे जाके। चा 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 सा 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 क्या बनेगी? इससे ये घटित हो रहा है कि ये सकार कौन सा है? तालब्य सा है। कौन सा है? तालब्य सा। अब इसमें यू, कई लोग बताते यू आकार की बनेगी, यू आकार की बनी नहीं सकती। शा शा शा। तो ये चा जैसा बन रहा है, वैसे चा सा चा सा चा सा, ये उच्चारण बिल्कुल सही रहेगा। आगे आता है, ये हो गया दूसरा स्थान कौन सा? तालु। तालु। तालु के बाद तीसरा स्थान बनता है मूर्धा। मूर्धा में दांतों के पास, जैसे अपने ये दांत हैं, ठीक है, दांतों के पास जो ये अपन टा, देखो बोलो टा, टा जो स्थान लग रहा है ना, इसको बोलेंगे मूर्धा। पहले तालु थोड़ा ऊपर था, मूर्धा थोड़ा नीचे आ गया और दांतों के पास आ गया। दांत नहीं है, दांतों वाले अलग से वर्ण आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। यहाँ पर रिवर्ण यानी ये रिवर्ण स्वर है। टी टू का अर्थ टा वर्ग, टा ठा डा ढा और णा, ये वर्ण आएंगे। और रसाणाम रा और शा सा, ये है षटकोण का सा बोलते हैं। अब इसको कैसे उच्चारण किया जाए? कई लोग इसको उच्चारण नहीं कर पाते, जैसे टा टा, अब करो सा टा टा। जहां टा की वो लग रही है, जीभ टच हो रही है, वैसे ही सा की होगी, तब जाके इसमें चेंज आएगा। तब आप तीनों सा को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना? तो तीनों सा को अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर री टू टू का दो टावर, रा और शा राम, इसको कहते हैं मूर्धा। फिर आगे आता है, इनको अपन बोलेंगे मूर्धा। आगे आता है दंत। दंत यानी होता है दांत। ये स्वर विज्ञान, स्वर भी इससे सही निकलते हैं, और दूसरा इसके बिना बोल भी नहीं पाओगे। बोलते तो हो पर आपको मालूम नहीं है। इसी के अंतर्गत जो वाद्य यंत्र सब बने हैं वो ऐसे ही बने हैं। तो यहाँ पर देखना, चौथा स्थान है दंत। दंत कौन सा है? ऋतु लशानाम दंताः। ऋतु लसानाम दंताः। ऋतु लशानाम दंताः। ऋतु लशानाम दंताः। यहाँ पर बता रहे हैं लिरी। लिरी का अर्थ अपन ने पढ़ चुके हैं, ये होती है लिरी। तू का अर्थ ता, था, दा, धा और ना, ये हो गया ना, ऋतु। और लसानाम, ला हो गया, और शा है, ये दंती सा है, ठीक है। अब देखो अपन ला, पहले बोलो ता 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 ला ता ला ला ला, ता था दा धा ना, पा दा था दा धा ना, ऐसी ला 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 ला, वही से आएगा, दंत से निकलेगा, ला ला ला। ऐसे ही सा सा सा, वही स्थान होना चाहिए। ये दंती सा, जो अपन तीनों सा को दंती स्थान बोलते हैं, इससे हमारे गलत हो जाते हैं। देखो स्वजन और स्वजन, ठीक है, स्वजन बोलेंगे तो होता है संबंधी, और स्वजन बोल दो तो उसका अर्थ होता है कुत्ता, स्वान जो है। इसीलिए
अपन को शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पर दंती स्थान हो गया। फिर इसके बाद आता है कौन कौन का दंत स्थान है? लिरी का, ता था दा था ना, ला का और शा का। अभी आप जब अनुस्वार आएंगे इनके बाद या इनके पहले स्वरों में जब अनुस्वार आएंगे तब आपको ये सहूलियत पड़ जाएगी अनुस्वार कहाँ कैसा बोला जाए। क्योंकि कभी सा के ऊपर या सा के मैंने जैसे ला के ऊपर बिंदी आ गई तो कैसे उसका उच्चारण क्या होगा? तो उसका उच्चारण ना होगा, ठीक है। और यदि इन आगे वर्णों की होती तो उसकी उच्चारण वैसे वैसे पंचम अक्षर होती, हम आपको आगे बताएंगे। आगे बताते हैं यहाँ पर कि ये तो हो गया कौन सा स्थान? दंत का स्थान, ठीक है। ये दंती स्थान कहलाते हैं। ये जरूर याद करना, बहुत सारे आपके इसमें बातें सिद्ध होंगी। फिर आगे आता है 5वां स्थान है ओठ। क्या बोलते हैं इसको? ओष्ठ। तो उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, उपू पद्मानियानाम ओष्ठौ, यानी उवर्ण, पवर्ग और उपदमानी, ये भी आपको पढ़ाएंगे, अगले सूत्र आने वाला है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओठ के बिना आप पा नहीं बोल सकते, बिना ओठों को चिपकाए पा बोल के बताओ, नहीं बोल पाओगे। इसीलिए आप लोग क्या करो, ओठों के स्थान को अगर आप मैंने ये आपको वर्ण बोलना है कौन कौन से? उ, पावर्ग, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक। उपू उपदमानीय है ना, एक उपदमानी जो है ना, उपदमानी आएगा जो पा और फा के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो आपको आगे बताएंगे। तो इसका स्थान कौन सा है? ओठ। ओठ, ओष्ठ भी बोल सकते हैं, ओठ भी है। अब यहाँ पर एक और आता है नासिका वर्ण, वो हम आपको बाद में बताएंगे, इसका ही सूत्र आने वाला है। इसके बाद आता है ए दौतो कंठ तालु, ए दौतो कंठ तालु, ए दौतो कंठ तालु, ए दौतो कंठ तालु। यहाँ बोल रहे हैं एकार। एकार यानी होता है ए और यहाँ पे आई, दो चीजें ली गई। ध्यान रखना, ऐसी आई कभी नहीं लिखना दो मात्राएं वाली, क्योंकि ये गलत है, ये होती नहीं है। एक इसको बोलते ए, इसको बोलते आई, ये कोई विधान नहीं है। जब मात्रा लगाएंगे तब दो मात्राएं लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं एकार और ऐकार का स्थान कंठ और तालु है, यानी ये दोनों है कंठ तालु प्लस तालु। इसीलिए ध्यान रखना, आगे इनको संयुक्त कहें, इनको संधि अक्षर बोलते हैं। कौन से अक्षर बोलेंगे? संधि अक्षर। यानी जो एकार है, अभी आगे पढ़ाया जाएगा जब गुण संधि आएगी, आ और ई मिलके ए बना है, अवर्ण ई वर्ण ए, इसीलिए ये गुण हुआ है। इसको संधि अक्षर है, दो वर्णों के मेल से जो बनता है वो संधि अक्षर कहलाता है। इसलिए दो यहाँ पे भी दो स्थान मिले हुए, कौन सा? कंठ और तालु। तो ए दौ तो कंठ तालु, ए दौ तो कंठ तालु, इनका मेल से बनी है, यानी एकार की उत्पत्ति अवर्ण और ई वर्ण के मेल से हुई है। अवर्ण का स्थान कंठ है और ई वर्ण का स्थान तालु है, अभी अपन पढ़ चुके हैं। इसीलिए एकार और ऐकार ये स्थान कंठ तालु कहे जाते हैं। एक और आता है आगे, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। यहाँ बता रहे हैं कौन सा लेंगे? ओ, ओ और औ, क्या लेंगे? ओ और औ, औ दो लिए। इनका ओकार तथा औकार का कंठ और ओष्ठ स्थान है, ओष्ठ स्थान है। ओकार की उत्पत्ति आवर्ण और उवर्ण के मेल से होती है। किससे होती है? आवर्ण और उवर्ण के मेल से होती है। इसीलिए यहाँ पर
अवर्ण के स्थान पर, कौन सा हो गया, अवर्ण का अवर्ण के स्थान पर कंठ और उवर्ण के स्थान पर ओष्ठ दोनों को मिलाया, आ और उ मिलके ओ होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे आएगा सूत्र, आगे बताएंगे गुण संधि में। तो यहाँ पर बताते हैं कंठ का स्थान कौन सा होगा, नहीं, ओ का स्थान कंठ और ओष्ठ होगी, इसीलिए ओकार का कंठ और ओष्ठ स्थान है। एक और आता है, दो सूत्र और हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ध्यान रखना ये वा है, वा वजन वाला वा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, वन वाला बोल दो या वजन वाला वा बोलते हैं। तो इसका स्थान है दंत और ओष्ठ। दांत आपने देखे, दांत और ओष्ठ, ये हाँ वा, वा क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, बा बोलोगे तो वो अकेला ओष्ठ वाला आएगा, वा और बा दोनों में अंतर है, इसलिए ये वा। हमेशा उच्चारण स्थान का ध्यान रखा जाए तो आपके शब्द भी सही निकलेंगे। तो इसलिए वकार का स्थान कौन सा है, वा, दंत ओष्ठ, जिह्वा मूली, एक मिनट, जिह्वा मूली यहाँ पे बताते हैं, जिह्वा मूल्यस्य लिव्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य लिव्वा मूलम, यहाँ पर बता रहे हैं जिह्वा मूली का स्थान और जिह्वा की जड़ होती है। जिह्वा का मूल स्थान प्रायः कंठ ही निकलता है। कौन सा है, कंठ। हाँ, एक जिह्वा मूली आएगा, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज अपन इतना ही है, इसको जिह्वा मूली, और दूसरा एक और बताया था आपको, एक उपदमानीय, ये आगे सूत्र आएंगे, आप उसको जान सकते हो, और इसके उच्चारण से आपको सहूलियत हो जाएगी। बाकी के अक्षरों को उच्चारण स्थान के बिना हम ये चीज़ पढ़ नहीं पाएंगे। आगे प्राकृत में और भी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और अनुस्वार का भी अलग से आएगा सूत्र, इसीलिए उनका उच्चारण भी वहीं बता देंगे, क्योंकि वो नासिका है। ओम नमः सिद्धे।